दोस्तों, सूरज को जब गुस्सा आता है, जैसा कि उसका मैक्सिमा की साइकिल चल रही है, तो उसके अंदर होता है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन जैसे फिनोमिनास धरती के ऊपर लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ठप कर सकते हैं। कुल मिलाकर सूरज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सूरज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए 4 दिसंबर को प्रोबा 3 का लॉन्च होगा। प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 2 स्पेस क्राफ्ट हैं जो स्टैक्ड पोजीशन में PSLV C59 एक्सेल लॉन्च व्हीकल से लिफ्ट ऑफ करेंगे और उनको एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। प्रोबा 3 क्या काम करने वाला है, उसकी क्यों ज़रूरत है, सूरज को पढ़ने में प्रोबा 3 क्या अलग करने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं तेरा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रोबा 3। ये वो मिशन है जो एक वर्चुअली 150 मीटर लंबी सैटेलाइट बना देगा। दूसरा, ये वो मिशन है जो ऑन डिमांड सोलर एक्लिप्स क्रिएट कर सकता है। सूरज के कोरोना को पढ़ने के लिए काफ़ी दशकों से बहुत सारे मिशंस को ऑलरेडी नासा, ईसा और रिसेंटली इसरो ने भी लॉन्च किया है अपना आदित्य L1। सूरज का कोरोना बहुत फेंट रीजन होता है सूरज के फोटोस्फेयर के चारों तरफ। इट्स मिलियन टाइम्स फेंटर देन द मेन डिस्क, यानी सूरज का जो मेन डिस्क हमें दिखती है उससे मिलियन टाइम्स फेंट होता है। अगर सूरज चमक रहा है तो हमें कोरोना नहीं दिख सकता, लेकिन कोरोना के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब सी सिचुएशंस पैदा होती हैं जिसके चलते सूरज हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बाहर फेंकता है और वही हाई एनर्जी पार्टिकल्स अगर धरती के पास आ जाते हैं और टकरा जाते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग फिनोमेना हो सकता है। जैसे कैरिंगटन इवेंट हुआ था 1859 में, कुछ वैसा ही। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, उसके अंदर निम्बस एजुकेशन की ऐप का लिंक है, खूब सारे कोर्सेज के बारे में भी लिखा हुआ है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कनेक्ट करो, फॉलो करो, कुछ नया सीखते हैं। एंड अगर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, रॉकेट टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ने की इच्छा हो तो ऐप के ऊपर ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों, सूरज को पढ़ने की हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सूरज के कोरोना को, जो कि सूरज की मेन डिस्क से मिलियन टाइम्स फेंटर होता है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें सबसे पहली और बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, जब सूरज की जो मेन डिस्क है वो छुप चुकी है। एक्लिप्स क्यों होता है? सोलर एक्लिप्स में चांद सूरज के सामने आ जाता है, लेकिन चांद तो सूरज से बहुत छोटा है, तो चांद सूरज से 400 गुना छोटा है तकरीबन, लेकिन चांद सूरज से 400 गुना पास भी है। तो सिंपल ज्योमेट्री से अगर हम देखें तो जो एंगुलर विड्थ है वो दोनों की सेम पड़ती है। तो चांद जब 18 महीने का ये एक साइकिल होती है, तो 18 महीने की साइकिल में चांद जब सूरज और धरती के बीच में आ जाता है तो वो सूरज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, हमें कंप्लीट टोटल सोलर एक्लिप्स मिलता है। तब हम इस फेंट रीजन को पढ़ पाते हैं जो कि कोरोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत रेयर है एंड सोलर एक्लिप्स बहुत कम समय के लिए रहता है, क्योंकि फिर चांद मूव कर जाता है एंड देन वी कम आउट ऑफ द एक्लिप्स। एक और प्रॉब्लम है, ये पूरी धरती पे सब जगह नहीं दिखता, इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होना जरूरी है जहां सर ये विजिबल होगा। ठीक है, बट देन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू ऑब्जर्व द सोलर कोरोना। अब ग्राउंड बेस्ड कोरोनाग्राफ हम यूज कर सकते हैं। कोरोनाग्राफ यानी मान लो बड़े बड़े लंबे लंबे टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर आगे और पीछे दो लेंसेज या डिस्क लगी हुई है। आगे की जो डिस्क है वो सूरज की जो मेन डिस्क है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि सूरज के आजू बाजू का जो हम कोरोना है उसको ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें दिखना ऐसा चाहिए लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रे लाइट्स आ रही हैं वो जो सिग्नल आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करो, स्पेस में चले जाओ। बिल्कुल, तो हम चले जाते हैं स्पेस बेस्ड कोरोनाग्राफी पे, जैसे कि SOHO आदित्य L1, ये स्पेस बेस्ड कोरोनाग्राफी करते हैं। उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हमारे पास वाइड फील्ड ऑफ व्यू इमेजर्स होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्ट्रास्ट बहुत पुअर होता है और सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी अच्छा नहीं होता है, मतलब फिर भी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो हम इंटरनली ऑकल्टेड स्पेस बाउंड कोरोनाग्राफ यूज करते हैं। इसमें यह प्रॉब्लम है कि जो हम
डिस्क लगाते हैं सूरज को छिपाने के लिए, उसकी जो एजेस हैं वहाँ से डिफ्रैक्शन जो होता है वो भी लिमिट कर देता है कि हमें कितना विजिबल होगा। अब कितना विजिबल होगा उसमें क्या रहता है दोस्तों, अगर ये सूरज है तो सूरज का कोरोना अगर हमें पढ़ना है तो हमें सूरज के जस्ट ऊपर से उसको पढ़ना चालू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो काफ़ी कुछ एरिया जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जो लाइट है वो सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर दे रही हैं। तो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास जो इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू आता है वो आता है अप टू 2.5 टाइम्स द सोलर रेडियस। हमारा आदित्य जो है वो सोलर रेडियस के काफ़ी नज़दीक जाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है सूरज को। बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आदित्य में भी आ रही होंगी। इन सबको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट जाए और सूरज को ब्लॉक कर दे और दूसरा स्पेसक्राफ्ट उसको ऑब्जर्व करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो और भी सिंपल तरीका है, आप तकरीबन 150 मीटर लंबी सैटेलाइट बनाइए जिसके यहां पर डिस्क लगी हो जो सूरज को छिपाए और यहां पर उसके लेंसेज लगे हों जो बचे हुए कोरोना को पढ़ लें। लेकिन 150 मीटर लंबी सैटेलाइट को लॉन्च करना और उसके पूरे मैकेनिज्म को सेटअप करना एक बहुत ही नेक्स्ट टू नॉट इम्पॉसिबल, वेरी इम्प्रैक्टिकल टास्क होगा। ठीक है, तो क्या करा जा सकता है, वी कैन हैव 2 सैटेलाइट्स। हमने देखा ना ड्रोन्स जब उड़ते हैं तो ड्रोन्स एक फॉर्मेशन में उड़ते हैं, उनसे आप कुछ भी बना सकते हो। आजकल तो ड्रोन्स जो है आसमान में एनिमेशन के जैसे काम करते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पे करा जा रहा है। प्रोबा के अंदर 2 सैटेलाइट्स होंगी एंड दे विल फ्लाई इन अ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में तकरीबन 150 मीटर का गैप मेंटेन किया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि जब हम प्रोबा के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर जो कोरोना ग्राफ्स उनसे ऑब्जर्व करेंगे सूरज को, तो हमें कुछ ऐसी इमेज मिलेगी। क्योंकि जो 3 बेसिक चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, पहला स्पेस बाउंड कोरोनाग्राफ होना चाहिए जिससे कि हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसको हम हटा सकें। एक्सटर्नली ओकल्टेड होना चाहिए जिससे कि हम डिफ्रैक्शन को कम कर सकें। यहाँ पे एक्सटर्नल ओकल्सन है, वो कितना है, 150 मीटर दूर है, जो मेन डिस्क को छुपाने वाला जो पार्ट है वो। और लार्ज बेस लाइन है जिससे कि डिफ्रैक्शन जो है वो और उसका इंपैक्ट कम हो सके। तो एक्सटर्नली ओकल्टेड भी है और खूब दूर भी है, तो हमने सारे इंपैक्ट्स को नेगेट कर दिया। तो कुछ ये सिचुएशन है। ये जो पार्ट है ये सन फेसिंग है, ये जो डिस्क है, दिस डिस्क विल ब्लॉक द सोलर डिस्क, और यहां पर जो है हमारा कोरोना ग्राफ है जो सूरज के कोरोना को पढ़ने वाला इन द प्रोबा 3। ठीक है, ओके। लेकिन अब दूसरा बड़ा एक जो चैलेंज है वो यह है कि एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो 150 मीटर आगे है दूसरे स्पेसक्राफ्ट से और सूरज को ब्लॉक करना है, यानी वी नीड अ वेरी हाई प्रिसिशन, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये जो डिस्टेंस अगर ये 144 मीटर दूर है एक दूसरे से, तो हमें जो इनके बीच में प्रिसिशन चाहिएगा वो 14.8 मिलीमीटर का चाहिएगा। 144 मीटर के डिस्टेंस पे 14.8 मिलीमीटर का हमें प्रिसिशन चाहिएगा। उससे भी ज़्यादा डिमांडिंग प्रिसिशन जो है वो आर्क सेकंड्स का है, 7.1 आर्क सेकंड्स का। यानी ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये ऐसे भी अगर घूम रहा है तो विद इन द रेंज ऑफ 7.1 आर्क सेकंड। अभी आर्क सेकंड कितना होता है, तो अगर मैं 1 रुपए के कॉइन को 4 किलोमीटर दूर रख दूं ऐसे, तो वो जो एंगल मेरी आंखों पे बनेगा, 1 रुपए का सिक्का 4 किलोमीटर दूर रख दिया, वो 1 आर्क सेकंड होता है। तो उतना हमें प्रिसाइजली कंट्रोल करना होगा। ये कंट्रोल्स हमें चाहिएंगे, मिलीमीटर के जो रेंज के कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स को मेंटेन करने के लिए हमारे अब ऑन बोर्ड कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो कि डिटेक्ट कर सकें एंड रीअलाइन कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑटोनोमस होगा, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक बार ये जो स्पेसक्राफ्ट है ऑर्बिट में चले जाएंगे फिर ये अपने आप सब कुछ करेंगे। ओके फाइन, तो वी कैन सी दीज नंबर्स आर वेरी वेरी डिमांडिंग। अब आगे बढ़े तो करेंगे कैसे, तो देखो हमारे पास फाइन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल सेंसर्स हैं, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे लेजर।
लेजर हम थ्रो करेंगे तो लेजर जाएगी, सामने रेट्रो रिफ्लेक्टर है, उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, एंड ये वो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर वाला जो प्रिसीशन है वो हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास है विजन बेस्ड सिस्टम। तो यहां पर एलईडीज लगी हुई हैं, खूब सारी पैटर्न है एलईडीज का, वो एलईडीज ब्लिंक करेंगी, तो वो विजन बेस्ड जो लाइट पैटर्न होगा स्पेसक्राफ्ट के ऊपर उसके थ्रू, देन वी विल हैव, यहां पर हमारे पास होंगे वाइड एंगल कैमरा, नैरो एंगल कैमराज हैं। वो जो कैमराज हैं तो एक कोर्स करेक्शन होगा और फिर एक फाइन करेक्शन होगा, जिससे हम वो मिलीमीटर एंड आर्क सेकंड वाली प्रिसीशन को, एक्यूरेसी को, अलाइनमेंट को हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, ये हो गई मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी। अब कोऑर्डिनेट करना है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना है, तो इन दोनों के ऊपर इंटर सैटेलाइट लिंक के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर, एस बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर इंटर सैटेलाइट लिंक के लिए यहां पर दोनों पे एंटीनाज लगे हुए होंगे और सेटअप लगा हुआ होगा। दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आप राइट, अब यहां पर उसके कुछ सिस्टम्स भी अपन देख लें। तो जो हमारा कोरोनाग्राफ सैटेलाइट है, जिसके अंदर कोरोनाग्राफ लगा हुआ है, यहां पर कोरोनाग्राफ है, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये लेजर के थ्रू आके जो प्रिसीशन मेंटेन करा जाएगा वो है। यहां पर हमारे पास मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर्स हैं 2x8 1 न्यूटन, और यहां पर हमारे पास 2x12 10 मिली न्यूटन के कोल्ड गैस थ्रस्टर्स हैं। इसके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया अभी बताऊंगा, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे वो। ठीक है, यहां पर हम देखें तो हमारे पास जीपीएस एंटीनाज हैं, जीपीएस एंटीनाज हैं यहां पर हमारे पास सन एक्विजिशन सेंसर्स हैं, यहां पर भी जीपीएस एंटीना है। ये इंटर सैटेलाइट लिंक के लिए एंटीनाज हैं। ये फाइन लेजर सेंसर है, स्टार ट्रैकर है 1 2 3, ये पंखे के जैसा जो दिख रहा है। विजिबल जो बैंड के सेंसर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, वाइड एंगल और नैरो एंगल। एस बैंड एंटीना हमें दिख रहा है। यहाँ पर इंटर सैटेलाइट लिंक के लिए एंटीनाज हमें दिख रहे हैं। ये रेट्रो रिफ्लेक्टर है, रेट्रो रिफ्लेक्टर, तो यहाँ से जो लेजर है वो इस पे आएगी, रेट्रो रिफ्लेक्टर से जाएगी। ये कोरोनाग्राफ है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट मैंने दिखाया था। ठीक है, एंड एंटीनाज लगे हुए हैं। तो एंटीनाज फॉर कम्युनिकेशन, इंटर सैटेलाइट लिंक के लिए एंटीनाज है यहाँ पर। अब अपन बात करेंगे पहले कोल्ड गैस थ्रस्टर्स की। तो लुक एट दिस इमेज, ये जो इमेज है ये 1975 में जुलाई के महीने में अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट एक हुआ था, यानी कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था। लिटरली हैंडशेक हुआ था, इस दोनों के अंदर जो थे कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स थे, फिर उनने हैंडशेक किया था और ये बहुत फेमस हुआ था। इसमें एक और पार्ट हुआ था, ये जो मिशन हुआ था अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो अपोलो है वो सोयूज के सामने आया था। यहां पर हमें दिख रहा है जो ये जो फेंट सी इमेज दिख रही है, सोयूज के सामने आया था और आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स। लेकिन अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इमेज बहुत डिस्टॉर्टेड सी दिख रही है। तो ये इमेज डिस्टॉर्टेड सी, ऑब्वियसली इसके जो एक्सपेरिमेंट थे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि जो ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स थे, रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स होते जो इसके एटीट्यूड को सब मेंटेन करते हैं, इसके ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हैं, उन थ्रस्टर्स के फायरिंग के चलते वो डिस्टर्ब हो रही थी जो इमेज थी। तो अब यहाँ पर छोटे छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स लगा रखे हैं, क्योंकि ये हमारा ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट है OSC, जो कि सूरज को छिपाएगा, जो कि यहाँ पर अपोलो कर रहा था। ये हुआ था 1975 जुलाई में। ओके फाइन, आगे देखें तो एक बार हम ऑर्बिट में चले गए। ऑर्बिट कैसा होगा? हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। जो उसका फारदेस्ट पॉइंट होगा वो होगा 60,500 किलोमीटर, यानी वैन एलन बैंड के ऊपर, है ना, रेडिएशन बेल्ट में होगा। दूसरा होगा 600 किलोमीटर यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। अब यहां पर ऐसा क्यों करा गया? हर चीज वेल कैलकुलेटेड होती है दोस्तों जब हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं। हम इतना दूर इसलिए जा रहे हैं, क्यों? जिससे कि ग्रेविटी का जो डिस्टर्बेंस है वो हमारे को ओरिएंटेशन मेंटेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना करें, जिससे कि हम फ्यूल बचा सकें, नहीं तो स्पेसक्राफ्ट उतने ही भारी हो जाएंगे। इसके अंदर भी यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये तकरीबन 6 घंटे का पार्ट होगा, 6 आवर्स टोटल। ये तकरीबन 20 घंटे की वो होगी ऑर्बिट। तो 20 घंटे की जो ऑर्बिट है उसमें से 6 घंटे का जो पार्ट होगा इसके अंदर फॉर्मेशन फ्लाइंग होगी, इसके अंदर फॉर्मेशन फ्लाइंग होगी। उससे पहले यहां पर एक्विजिशन होगा और यहां पर पेरिजी पास प्रिपरेशन। मतलब हम बस इतनी देर ही जो है सारे थ्रस्टर्स वगैरह को यूज करके ओरिएंटेशन को मेंटेन करेंगे। ये जैसी पास हो जाएगा उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां हम देखते हैं तो ये सिचुएशन होगी। यहां पर देखो ये जो पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो उसको यहां देखो तो यहां पर एक्विजिशन चालू हो रहा है। एक्विजिशन मतलब जो दो स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और एक फॉर्मेशन में आएंगे, यहां पे एक्विजिशन स्टार्ट हो रहा है। एक्विजिशन होना चालू हुआ
और फिर साइंस ऑपरेशन फेज होगा जहां पर वो एक सिंगल सैटेलाइट के जैसे, मतलब इसको ऐसे मान लो एक सैटेलाइट यहाँ है, एक सैटेलाइट यहाँ है, और वो ऐसे 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 घूमेंगे सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर जैसे वो इस पॉइंट पे आएंगे, यानी ये वाला पॉइंट, जैसे वो यहाँ पर आएंगे तो पेरिजी पास प्रिपरेशन जो है 2 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर ब्रेक होगा, यानी ये जो फॉर्मेशन में वो फ्लाई कर रहे हैं ये अलग हो जाएंगे। देन दोनों अलग अलग अपने तरीके से पेरिजी पास करेंगे। पेरिज ये सारा सब ऑटोनोमस होगा, पर सब कुछ ऑटोनोमस। एंड देन अगेन जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो फिर से जीपीएस की मदद से, वाइड एंगल, नैरो एंगल और लेजर्स की मदद से फिर से फॉर्मेशन एक्विजिशन फेज होगा। फिर फॉर्मेशन में आएंगे एंड देन दे विल अगेन ऑब्जर्व द सन। मतलब हर 20 घंटे में 6 घंटे का सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व करेंगे और काफी क्लियरली जो सोलर कोरोना है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ना डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, ना स्ट्रे लाइट का प्रॉब्लम है, ना एटमॉस्फेयर का कोई इशू है, और सबसे बड़ी बात बेसलाइन इतनी दूर है कि बाकी जो थोड़े फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब इन सब को होने के लिए इनको इस फॉर्मेशन को परफेक्ट करना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट अगर नहीं हुआ तब इस मिशन में प्रॉब्लम है। बट देन दिस हैज बीन टेस्टेड, वेल टेस्टेड ऑन ग्राउंड, एंड होपफुली ऑर्बिट में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस देखो यहाँ पर दे आर कम्युनिकेटिंग विद, ये है जो जीपीएस सिस्टम से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। फॉर्मेशन फ्लाइंग हुई, फॉर्मेशन ब्रेक हुआ, तो ये जब पेरिजी पास करेंगे दे आर गोइंग टू यूज द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको यूज करेंगे अपनी पोजीशंस को पता करने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव कहाँ हैं। और फिर जब तक वो इस फेज तक आएंगे तब तक उनके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन होगी एक दूसरे के बारे में, एंड देन अगेन दे विल स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स। इस पूरे प्रोसेस में वो फॉर्मेशन में इसलिए फ्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज मिलीमीटर और आर्क सेकंड का जो डिपेंडेंस है ना एक्यूरेसी का, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, तो वो खाली इतनी देर के लिए मेंटेन किया जाएगा। ऑब्वियसली इसी टाइम पे हम सूरज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यहाँ पर इस मिशन के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे फॉर्मेशन फ्लाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ड्रोन्स की फॉर्मेशन फ्लाइंग देखते हैं, तो अब टाइम आ गया हम सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन फ्लाइंग देखेंगे। सैटेलाइट्स ऑर्बिट के अंदर अलग अलग फॉर्मेशंस बनाएंगी, एक पार्ट। दूसरा, सैटेलाइट फॉर्मेशन जब बनाएंगी तो सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, पूरा फिनोमेना बदल जाएगा उस चीज़ का, हाउ द सैटेलाइट्स ऑपरेट इन द ऑर्बिट। अगर ये सब अचीव हम कर लेते हैं ईजिली, अगर सब अचीव कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी एक बार डेवलप हो जाती है तो बाद में बस उसको तो फाइन ट्यून ही करना होता है। थर्ड पार्ट इसका ये है कि जब हम बात करते हैं सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो राइट नाउ दिस इज गोइंग टू गिव वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारे इफेक्ट्स को भी दूर कर देगा। सो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस मिशन के एक एक करके। जो एक और एस्पेक्ट वो ये है कि यहाँ पे ये रोंदेवू भी करेंगे, मतलब इन ऑर्बिट वापस आकर मिलेंगे, फिर से दूर होंगे, तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करे जाएंगे। अब जब मिलने और दूर होने की बात होती है तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो होते हैं फ्लाइट के, जैसे कि हम ये भी चेक करेंगे कि अगर हमें रीसाइज करना हो इस टेलीस्कोप को, ये टेलीस्कोप के जैसे काम कर रहा है जिसका एक लेंस इधर है, एक लेंस इधर है, तो पास में और दूर लेके आना हो तो 25 से 250 मीटर तक की रीसाइजिंग करेंगे ये पास दूर आने की, दिस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, रीटारगेटिंग करेंगे, मतलब अगर सूरज के अलावा किसी और स्टार को देखना है उसके लिए अगर हमें रीटारगेट करना है तो 30 डिग्री तक का रीटारगेट भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। यानी सिर्फ सूरज के लिए नहीं, किसी और स्टार को भी ऑब्जर्व करना है, एक्सो प्लैनेट्स को सर्च करना है, किसी फेंट प्लैनेट को सर्च करना है, एक ब्राइट स्टार के चारों तरफ जो घूम रहा है उसके लिए भी इसको यूज किया जाएगा। देन रीसाइजिंग एंड टारगेटिंग, रीटारगेटिंग। अब यहां पर मतलब अगर मान लो ज्यादा पास आ गए तो इसको मूव करना है, इसको ऊपर नीचे करना है, इसको आगे पीछे घुमाना है, किस तरीके से पीछे लेके जाके घुमाना है, मतलब थोड़ा पीछे जाओ भाई, थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा साइड में घूमो, वो सब भी करा जाएगा। अपने आप ये सारे टेस्ट केस टेस्ट किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोलिजन अवॉइडेंस, कि बाई चांस ये सिचुएशन आती है कि इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है वो दूसरे स्पेसक्राफ्ट की साइड आ रहा है, तो दूसरा स्पेसक्राफ्ट तुरंत कैलकुलेट करके उसके लाइन से अलग हो जाएगा, जिससे कि एक दूसरे से कोलाइड न कर जाएं। ये सारी चीज़ें भी डेमोन्स्ट्रेट करी जाएगी इस मिशन के अंदर। और इसको लॉन्च करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं PSLV एक्सेल। PSLV अपना वर्क हॉर्स है, उस पर तो आंख मूंद करके हम भरोसा कर सकते हैं। एक्सेल यानी उसका सबसे जो बिगेस्ट लॉन्च व्हीकल का जो बिगेस्ट साइज है, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी वाला जो साइज है पेलोड को लेके जाने वाला, उसको यूज़ किया जा रहा है। 4 दिसंबर को स्ट्रीम मैंने क्रिएट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो वो जरूर से चेक कर लेना। 4 दिसंबर को मिलेंगे, शाम को 4 बजे का लॉन्च है, तो वी आर गोइंग टू चेक दैट ऑल्सो। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।